गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कल मैंने आप लोगों से कहा था जो बीपीएड के बच्चे हैं, हमारे पास जो बीपीएड वाले बच्चे हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है मैं उसके बारे में आप लोगों से पढ़ा रहा था कल में। और कल मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली थी, जिसमें से कल मैंने बातें आप लोगों से की थी कि भैया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का कंसेप्ट क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आखिर उसकी क्यों नीड और इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। इस चीज़ के बारे में आप लोगों से बात कर चुका था, आप लोगों को कंसेप्ट के बारे में बात बता चुका था कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बता दी थी। फिर मैं आप लोगों से एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा था कि भैया सेल क्या होता है। किसके बारे में बात कर रहा था आप लोगों से जी? कि भैया सेल क्या होता है? कोशिका। यस और नो यार? कोशिका। कोशिका आप लोगों को समझा दी थी कि कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर में आखिर कोशिका होती क्या है। इस चीज के बारे में आप लोगों से बात कर चुका था मैं। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इसके बारे में भी आप लोगों से बात कर ली थी मैंने। फिर मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से कल बात की थी कि सेल को किसने बनाया, रॉबर्ट हुक है ना, एंटोनी वैन लेeuwenhoek, स्लाइडन और स्वार्म, इन सब के बारे में, तमाम चीजों के बारे में आप लोगों से बात कर चुका था। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा सेल आखिर दिखता कैसा है, क्योंकि सर बेसिकली तो हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम फिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि सेल आखिर दिखता कैसा है और सेल आखिर काम कैसे करता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो बाबू मेरे यहां देखो, कल मैंने आपको इस चीज के बारे में आप लोगों से बात की थी कि ये जो हमारा मानव शरीर है, ये मानव शरीर जो है करोड़ों अरबों छोटी 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 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आप जो ये मानव शरीर देखते हो, ये डायरेक्ट इस तरीके से मानव शरीर नहीं बना। कैसे बना है? बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बना है। उन कणों को हमने क्या बोला है? उन कणों को हमने सेल यानी कोशिका बोला है। क्या बोला है जी? कोशिका बोला है। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि जरा मुझे यह बताओ बच्चों कि आखिर ये सेल किससे बना है? ये सेल को बनाने वाला कौन है? मानव शरीर को सेल ने बनाया, तो सर सेल को किसने बनाया? कोशिका को किसने बनाया? कोशिका को बनाने वाला है बाबू जो एटम्स होते हैं, छोटे 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 एटम्स, जिन्हें हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं जी। इन एटम्स ने बनाया किनको? सेल को, जिन्हें हम पंच तत्वों के नाम से भी जानते हैं। अरे यस और नो यार? समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब जरा यहां ध्यान दो कि हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी? सेल से। अब सर हमें यह बताओ कि सेल कैसा दिखता है। तो बाबू यहां देखो, जरा ध्यान से देखो। सेल जो होता है, सेल के ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको? ये डायग्राम मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लगाया है। ये ब्लू कलर के सबसे एक इधर भी बनाता और एक यहां भी लेके चलूंगा, दोनों को कंपेयर करके समझते चलना। सेल के सबसे ऊपर, एक सबसे बाहरी सेल के ऊपर एक लेयर होती है, इस तरीके की लेयर होती है बच्चों सेल के ऊपर। ये सेल, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये ब्लू कलर की दिख रही है, लिखा हुआ सेल मेम्ब्रेन। ये बाहरी परत का नाम क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। मैं हिंदी में ही बोलते चल रहा हूं, जो हिंदी वाले वो भी लिखते चलना। इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली, है ना। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है जी? ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी हुई होती है। और सेल को बाहर से आने वाले सारे खतरों से बचाने का काम कौन करती है? ये सेल मेम्ब्रेन करती है। जैसे अब मेरी बात सुनो, मेरी बॉडी किससे बनी बाबू? पूरे सेल से बनी हुई है सर। पूरी बॉडी को बनाने वाली कोशिका है। तो अगर मैं मेरी बॉडी को ऐसे मारूंगा यहां पे, तो क्या आप देखो, क्या मुझे चोट लग रही है?
सर नहीं, क्यों नहीं लग रही? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ऊपर है, जो क्या कर रही है, इस मेरे सेल को बचाने का काम कर रही है। अगर मैं इतना भयानक मार दूं हाथ के ऊपर, या मान लो यहां मार दूं, तो सर खून आ जाएगा, सेल फट जाएगा। कैसे फटेगा? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी एक कैपेसिटी है। अरे भैया, हर चीज की एक सीमा होती है ना, कि 10 किलो झेलेगा, 20 किलो झेलेगा, 100 किलो झेलेगा। एक सीमा, एक लिमिट के ऊपर जब कोई चीज जाती है तो वो तो खत्म होना ही। तो मेरे सेल मेम्ब्रेन की एक सीमा है, कोशिका झिल्ली की क्या है, एक सीमा है। अगर उस सीमा के ऊपर इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, टूट के बिखरेगी। जैसे आपको जब चोट लगती है तो होता है, इतना भयानक प्रेशर आपके सेल के ऊपर पड़ता है कि सेल सहन नहीं कर पाता और वो टूट जाता है, वो डैमेज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बाबू चोट लग गई। वो चोट नहीं है, हकीकत में क्या हुआ है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इतना भयानक प्रेशर पड़ा कि वो सहन नहीं कर पाई और वो क्या हुआ, टूट गई, जिससे उस एरिया के सारे सेल्स मर गए। इसीलिए आपको चोट लग गई। सोचो ना, अगर मान लो मैं आपको इसे ब्लेड लूं, ब्लेड वो कुछ कुछ होते ना, इसे करके इसे काट लेते हैं जी, काट लेते हैं, इसे काट लो। तो वो क्या कर रहे, ब्लेड ली और ब्लेड लेके इस जगह के जो सेल थे इनको काट दिया। क्या मैं इससे भी दबाव कर रहा हूं तो क्या मेरे सेल कट रहे हैं? पर अगर मैं ब्लेड से मारूंगा तो सेल कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लेड इस जगह के ऊपर इतना दबाव डाल देगी कि यहां के सेल सहन नहीं कर पाएंगे और सेल यहां के टूट के मरने लगेंगे, जिससे यहां पे चोट आ जाएगी। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? यह समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? सेल मेम्ब्रेन क्या करती है जी? बिल्कुल बाहरी कवर है, जैसे कॉपी किताब के ऊपर कवर होता है जो कॉपी किताब को बाहर से सब चीजों से बचा देता है, पानी वानी हर चीज से बचाने का काम कवर करता है। वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर से आने वाले सारे खतरों से हमारे सेल को बचाने का काम करती है। तभी तो आप देखो ना, छोटी मोटी चोट तो मेरा शरीर यूं ही झेल जाता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इसको संभाल के रखती है। कोई दिक्कत जी? आगे चलो, आगे देखो, मेरे सेल के अंदर एक अंग होता है यहां पे इस तरीके से, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं जी? माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो, ये लिखा हुआ है यहां पे, ये देखो दिखाते चलता हूं। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं ना बीपेड वाले बाबू, इन सब वीडियो ये सब जो है ना, पढ़ाते पढ़ाते इनको कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते चलना, तभी समझ में आएगा, तभी लिख पाओगे एग्जाम से पहले। इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं जी? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जी माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, जरा यहां देखो, इसको भी समझा देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। अब सर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आप ये बताओ जरा। इधर देखो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। अब ये सुनो, आपके सेल को, अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ये बताओ कि आपकी मानव शरीर को काम करने के लिए क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर आपको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के हम काम नहीं कर सकते। यस और नो यार, कर सकते हो क्या? नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि आप मुझे बताओ कि एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एनर्जी, ऊर्जा क्या है, तो आप बोलोगे सर एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जो हमारे शरीर को काम करने के लिए पुश करती है, अंदर से कोई सा भी काम करने के लिए पुश करेगी, उसे हम एनर्जी कहते हैं। जैसे बाइक को अगर मुझे चलाना है तो पेट्रोल नामक एनर्जी उसके अंदर चाहिए जो गाड़ी को पुश करेगी, गाड़ी के इंजन को आगे बढ़ने के लिए। तो पेट्रोल किसकी एनर्जी है? गाड़ी की एनर्जी। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप मुझे यह बताओ कि पेड़ पौधों के अंदर पानी एक ऐसी चीज है जो पेड़ पौधों को बढ़ने में क्या करेगी, मदद करेगी, तो पेड़ पौधों की एनर्जी कौन बन जाएगा? पानी बन जाएगा। अगर मुझे खाना पकाना है तो खाना पकाने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए जो क्या करेगी, खाने को पकाने के लिए पुश करेगी। तो आग, अग्नि, वो काम करती है, तो खाने की एनर्जी कौन हो जाएगी? अग्नि। तो ऐसे आप देखोगे तमाम चीजों की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। पंखा चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो पंखे की एनर्जी कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हर चीज की एनर्जी अलग है, पर हर चीज को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत जरूर पड़ती है। बिना एनर्जी के कोई काम नहीं कर सकता। ये समझ में है कि एनर्जी क्या होती है? वेरी गुड।
अब देखो, हमारे शरीर को भी काम करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। अरे ये सुनो यार, है कि नहीं है? अगर मेरा ये मानव शरीर है, ये मेरा मानव शरीर है, अगर इसको काम कराना है, अगर इसको 10 किलोमीटर दौड़ाना है, अगर इसको कोई गेम खिलवाना है, बोले बाबू बैडमिंटन खेलो, बाबू ट्रैक के ऊपर 200 मीटर दौड़ो, क्रिकेट खेलो, 50 ओवर बैटिंग करो, कैसे खेलोगे? जब तक शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होगी, क्या आप लोग खेल पाओगे? सर नहीं खेल पाएंगे। ऊर्जा तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर एक ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोस। क्या कहते हैं जी? ग्लूकोस। अरे ग्लूकोस कहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में इसको सरकरा कहते हैं, सरकरा। ग्लूकोज बोलना जी, सरकरा वरकरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या कहते हैं जी? ग्लूकोस होता है, आप जो कुछ भी खाना खाते हो उस सारे खाने में क्या है? ग्लूकोज। जैसे बाइक की एनर्जी क्या है? पेट्रोल। पंखे की एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। खाना पकाने की एनर्जी क्या है? आग, है ना, फायर। उसी तरीके से हमारी बॉडी की एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। क्या है जी? ग्लूकोज। यहां देखो जरा, क्या है? ग्लूकोज। आप जो भी खा लो, आप रोटी, आप दाल खा लो, आप चावल खा लो, है ना, आप जितनी भी चीजें खा लो, फल फ्रूट जो भी खा लो, हर चीज में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि हमारे मानव शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को कि मानव शरीर की एनर्जी क्या है? ग्लूकोज। अब जरा यहां पे आएगा कहानी में ट्विस्ट। मुझे जरा ये बताओ, बाइक जो है, बाइक की एनर्जी पेट्रोल है, पर क्या सर बाइक का इंजन जो काम करता है वो पेट्रोल की वजह से तो काम करता है, पर क्या पेट्रोल उस इंजन के अंदर डायरेक्ट जाता है? बताओ। ऐसा स्पार्क प्लग होता है जो क्या करता है? पेट्रोल को छिड़कता है, और एक फायर, एक आग जनरेट होती है जिसके कारण इंजन काम करता है और गाड़ी क्या बनती है? आगे बढ़ती है। वैसे ही यहां पे सीन होता है। इधर देखो, जरा समझना इस चीज को। हमारे शरीर की एनर्जी ग्लूकोज जरूर है, पर हमारा शरीर ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। हमारा शरीर ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज नहीं करता। हमारा शरीर ग्लूकोज को तोड़कर एक केमिकल बनाता है जिसे हम कहते हैं एटीपी। क्या कहते हैं बाबू? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फाइड। क्या है जी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फाइड या फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फॉस्फाइड, दोनों कुछ भी बोल सकते हो। एटीपी। हमारी बॉडी को एनर्जी के रूप में क्या चाहिए? सर ग्लूकोज चाहिए। पर हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में क्या ग्लूकोज को डायरेक्ट यूज करती है? सर नहीं, वो तोड़ती है। वो तोड़ के एटीपी नामक एक केमिकल बनाती है। ये एटीपी नामक केमिकल को मेरी बॉडी एनर्जी के रूप में यूज करती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत कि एटीपी नामक केमिकल क्या है? ग्लूकोज। मेरी बॉडी ग्लूकोज को एटीपी नामक केमिकल के अंदर तोड़ देती है और इसको एटीपी को एनर्जी के रूप में क्या करती है? मेरी बॉडी यूज करती है। समझ में आ रहा है? यहां तक की कहानी समझ में आई सबको? अब अगर मैं एक ग्लूकोज खा लूं, जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, दुनिया में सारी चीजें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, तो सर ग्लूकोज को भी कण नहीं बनाया होगा। तो एक ग्लूकोज, कितना? एक ग्लूकोज 38 एटीपी नामक केमिकल बनाता है। एक एटीपी, दो एटीपी, तीन एटीपी, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 38 एटीपी जब बनेंगे ना, 38 एटीपी नामक केमिकल जब बनेंगे, तो एक ग्लूकोज कितने एटीपी बनाने में सक्षम है जी? 38। कितने एटीपी? 38। इन 38 एटीपी को मेरी बॉडी क्या करती है? यूज करती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर सर 36 हो जाएंगे तो भी यूज करेगी क्या? नहीं। जब तक 38 एटीपी नहीं होंगे, मेरी बॉडी को एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए 38 एटीपी ही चाहिए।
अगर वो 34 हो गए, अगर वो 32 हो गए, बॉडी यूज नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है? अरे बाबू मेरी बात सुनो, गैस के ऊपर 1 घंटे में खाना पकना है, तुम 45 मिनट में हटा दो और बोलो खा लो, तो कच्चा खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे सर, स्वाभाविक सी बात है। तो 36 एटीपी तो ये कच्ची एनर्जी है जी, इसको एकदम पक्की एनर्जी बनाना है तो 38 एटीपी तक पहुंचाना ही पड़ेगा। तो बॉडी एक ग्लूकोज से कितने एटीपी का निर्माण कर लेती है? 38 यानी 38 एटीपी का निर्माण कर लेती है। और एनर्जी के रूप में किसको यूज करती है? एटीपी को यूज करती है। कोई दिक्कत? अब सर एटीपी की कहानी हमको समझाई क्यों? हमको आपने ग्लूकोज बताया क्यों? हमें समझाया क्यों? आप ये बताओ। इधर आओ, ये माइटोकॉन्ड्रिया समझा रहा था आपको। ये एटीपी से जो एनर्जी बनती है, ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है, 38 एटीपी जो बनते हैं, ये 38 एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। यानी आपकी बॉडी में एनर्जी को बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पावर हाउस। बहुत जान है जी, बहुत एनर्जी बनाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। आप जो ग्लूकोज खा रहे हो, आपने खाने के अंदर जितना भी ग्लूकोज खाया, वो ग्लूकोज कोई काम का ही नहीं है जब तक उस ग्लूकोज से एटीपी ना बन जाए। और एटीपी बनाना आता किसको है? सर माइटोकॉन्ड्रिया को आता है, जो सेल के अंदर एक अंग है। सेल के अंदर बाबू, हमारे सेल के अंदर एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो किसको बनाने का काम करता है? जो एनर्जी को बनाने का काम करता है। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या बनाएगा? ये एनर्जी बनाएगा। अब जरा यहां ध्यान दो, आपने ग्लूकोज खाया, आपने खाने में क्या खाया? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को आप एटीपी, 38 एटीपी कौन बनाएगा? 38 एटीपी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को 38 एटीपी बनाने का काम कौन करेगा? आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है। ग्लूकोज को 38 एटीपी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, एक बार में एटीपी नहीं बना पाता, वो ऐसे बनाता है, एक 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 एक, ऐसे साइकिल के रूप में बनाता है। इसको हम कहते हैं एटीपी साइकिल। अब एटीपी साइकिल जो था, ये जो एटीपी साइकिल था, इसको एक वैज्ञानिक ने खोजा। ठीक है, एक वैज्ञानिक ने खोजा जिसका नाम था क्रैब। क्या नाम था जी? क्रैब। तो उसने अपने नाम से रख दिया क्रैब साइकिल। क्या रख दिया? क्रैब साइकिल। जी क्रैब साइकिल क्या है? बहुत बड़ी चीज है? नहीं। आपने खाने के अंदर, आपने आपने खाने के अंदर ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज एक ग्लूकोज था। समझना, मैं समझा रहा हूं। अभी क्रैब साइकिल को डीप में आगे आप लोग पढ़ोगे, अभी यहां समझा दूंगा तो सेल समझ में ही नहीं आएगा आपको। आपने क्या किया? खाने के अंदर ग्लूकोज खाया, है ना? ग्लूकोज था, एनर्जी के रूप में ग्लूकोज था। जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर गया, जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी, जैसे ही ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर गया, तो एक एक करके, वन बाय वन आपकी बॉडी क्या करती है? एटीपी बनाती है। 1 2 3, एक साइकिल के रूप में बनाती है। ऐसे बनाती है, पहले एक बनाएगी, दो बनाएगी, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, एक 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 करके करते एटी बनाती है। तो एक साइकिल है, चेन की तरह काम कर रही है। तो इसका नाम रखा एटीपी साइकिल। इसको खोजा किसने? क्रैब नामक वैज्ञानिक ने। तो उसने क्या रख दिया अपने नाम से? एटीपी साइकिल या क्रैब साइकिल। कौन चलाता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया चलाता है। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत कि क्रैब साइकिल क्या होती है? अभी आगे डीप में पढ़ाऊंगा, पर अभी इतनी जरूरत ही नहीं, आपको सेल समझाना है बस मुझे। ठीक है जी, कि क्रैब साइकिल क्या होती है, कौन चलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया कि हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोई दिक्कत? सर माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। आगे आओ।
अब हमारे सेल के अंदर एक अंग और पाया जाता है, इस तरीके से एक और अंग पाया जाता है, इसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी नामक एक अंग पाया जाता है किसमें, हमारे सेल के अंदर, गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी क्या करता है, आपके जो शरीर है, आपका जो शरीर है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करता है, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, इसमें एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, आप भाग रहे हो, आप क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, ट्रैक के ऊपर भाग रहे हो, है ना, या मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप तो भाग रहे हो। आप जब दौड़ रहे हो जी, तो आपको दौड़ते समय सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत कहां पे पड़ेगी, सर पैरों को पड़ेगी, कि आपके दिमाग को एनर्जी चाहिए दौड़ते समय। आपने खाना खाया, आपके पेट के अंदर खाना गया, तो खाना खाने के बाद आपके पेट को ज्यादा एनर्जी चाहिए खाना पचाने के लिए, कि आपकी आंखों को एनर्जी चाहिए, सर पेट को चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, वेरी गुड। तो अब मेरी बात सुनो, एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ता है कि नहीं, जैसे अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरे दिमाग को ज्यादा जरूरत है, मेरे जुबान को ज्यादा जरूरत है, कि मेरे पैरों को ज्यादा जरूरत है, पैरों को क्या जरूरत है, चुपचाप बैठा हुआ मैं, तो पैरों को एनर्जी चाहिए जी, नहीं चाहिए सर, दिमाग को एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, ये चीजें ज्यादा जरूरी है पैरों की तुलना में। तो मेरी बॉडी की पूरी एनर्जी को खींच के दिमाग तक लाने का काम कौन कर गया जी, गोल्जी बॉडी। इसे कहते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करना। जिस जगह पे एनर्जी की जरूरत ज्यादा, उस जगह पे एनर्जी को पूरी बॉडी में से लेकर ट्रांसफर कर देना कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। समझ में आया कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है। आगे चलूं, आगे चलूं जी, गोल्जी बॉडी से थोड़ा आगे चलूं। अब जरा देखो, अब जरा यहां देखो, मेरे सेल के ऊपर एक अंग पाया जाता है इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा पाया जाता है वो, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक, ये ईआर का मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके ऊपर पाया जाता है, मेरे सेल के ऊपर पाया, सेल के अंदर पाया जाता है। अब सर ये क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बाबू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, आप घर बनाते हो, घर, तो घर के अंदर पिल्लर लगाते हो, हाँ सर। अगर वो पिल्लर आपके घर के अंदर से आप हटा दोगे, तो धस जाएगा पूरा घर, एकदम पूरा घर स्पीड में क्या हो जाएगा, नीचे आके धस जाएगा। ये होगा, यस और नो। अरे आप जब टेंट लगाते हो, तो टेंट में भी खंबे लगाने पड़ते हैं ऐसे करके, ये जो खंबे होते हैं ना, ऐसे खंबे लगाने पड़ते हैं, और ऊपर से पर्दा लगता है, तब जाके टेंट लगता है ना जी, यस और नो यार, तभी टेंट लगता है ना। तो आप एक चीज देखो, ये खंबे क्या काम कर रहे हैं सर, टेंट को एक शेप देने का काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं, ढांचा देने का काम कर रहे हैं। अरे यस और नो यार, ऐसा हो रहा है। आप देखो, जब घर के अंदर जब पिल्लर लगते हैं, जब पिल्लर बनते हैं, तो पिल्लर का क्या काम होता है, पिल्लरों का क्या काम होता है, पिल्लरों का काम होता है आपके घरों को एक शेप देना, कि घर की ऊंचाई कितनी होगी, है ना, घर कितना लंबा होगा, घर कितना चौड़ा होगा, इसको शेप देने का काम कौन करता है, पिल्लर्स। पिल्लर को हटा दोगे तो घर दब जाएगा, घर के अंदर आप लोग, आप भी सब चपा चपा जाओगे, सब मर जाओगे। तो वैसे ही हमारा जो ये सेल है बाबू, ये सेल, ये सेल को अगर एक शेप देना है, एक आकार देना है और फुला के रखना है, तो इसके लिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होना जरूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल को शेप देने का काम करता है, स्ट्रक्चर देने का काम करता है। अगर इसको हटा देंगे तो सेल क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से दब जाएगा। समझ में आया। और अगर सेल दब गया तो अंदर के सारे अंग भी मर जाएंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा, गोल्जी अपरेटस मर जाएगा, सब मर जाएंगे। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया मर गया तो एनर्जी बनाएगा कौन, सेल मरा,
तो आपका शरीर भी ऑटोमेटिक मर जाएगा। यह बात भी ध्यान रखना। सेल अगर मर गया तो शरीर जो है ये इसका मरना भी तय है, क्योंकि हमारा शरीर बना किससे है? सेल से। कोई दिक्कत? यहां तक कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। अब ना जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया ना, भगवान ने बोला यार बड़ी गड़बड़ बात है। माइटोकॉन्ड्रिया इतना बड़ा अंग लगा दिया, इतना बड़ा अंग लगा दिया जो केवल शेप देने का काम कर रहा है। इससे कोई और काम भी करवा लो। आपके घरों में जो पिलर्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, वो क्या केवल घरों को आकार देने का ही काम करते हैं? नहीं, आप कील ठोक के फोटो भी टांग देते हो उसके ऊपर। तो आपने उससे एक्स्ट्रा काम और करवा लिया। अरे या सुनो यार, करवाया कि नहीं करवाया? उसी तरीके से ये जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी के ऊपर भगवान ने बोला एक अंग लगाओ, ऐसे डॉट डॉट जैसा। इस अंग को कहते हैं राइबोसोम। ये देखो लिखा हुआ है जी, क्या कहते हैं इसको? राइबोसोम। क्या कहते हैं बाबू? राइबोसोम कहते हैं। इधर देखो, राइबोसोम। देखो मैं सबकी एनाटॉमी भी समझाते जा रहा हूं कि कौन कैसा दिखता है, सेल के अंग कहां कहां पे है और ये काम कैसे करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी भी उसके पीछे की बताते जा रहा हूं आपको, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके घर में कुछ भी टूटेगा तो आप क्या करोगे? सर ऐसे सीमेंट लगाएंगे, सीमेंट से उसको एकदम दीवार पे अगर कुछ टूटेगा सही कर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही अगर ऐसा सोच रहे हो तो। अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ टूट गया तो कैसे ठीक होगा? किसी ने कभी सोचा है कि अगर मेरे शरीर के अंदर यहाँ चोट लग गई तो ये चोट को ठीक कैसे करूंगा? मेरी अगर ये उंगली बन गई तो ये किस चीज से बनाई? भैया मिट्टी तो नहीं है। सेल बना किससे? सर एटम से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर आप देखो, वो तो एटम से तो सेल बना, वो बात अलग है। पर आप एक चीज बताओ कि मेरा ये हाथ धीरे धीरे निर्माण इसका हुआ कैसे? क्या केमिकल यूज हुआ? क्या यूज हुआ? दिमाग लगाया? मैं बताता हूं। देखो जरा यहां पे, सुनना ध्यान से। मेरे शरीर के अंदर कोई सी भी चीज अगर मुझे बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो एक केमिकल यूज होता है। उस केमिकल को हम कहते हैं सर प्रोटीन। क्या होता है वो केमिकल? प्रोटीन। क्या होता है जी? प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा केमिकल है जो मेरे शरीर के अंदर जितनी भी चीजें बनेंगी वो सब चीजों को बनाने का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे शरीर में कुछ भी बनेगा, अगर मेरे शरीर में एक बाल भी उग रहा है ना तो भी प्रोटीन की वजह से उग रहा है। अगर मेरा नाखून भी उग रहा है ना तो प्रोटीन इसके पीछे। अगर मेरे शरीर में चोट लग गई, वो चोट ठीक भी हो रही है ना तो प्रोटीन इसके पीछे। समझ में आ रहा है? बिना प्रोटीन के हमारा शरीर चल ही नहीं सकता और ना बन सकता है। जब माता के गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है तो बिना प्रोटीन के वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, बिना प्रोटीन के नहीं हो सकता। अगर मेरे शरीर में चोट लगती है और वो चोट ठीक होती है तो बिना प्रोटीन के वो भी नहीं हो सकती। तो प्रोटीन मेरे शरीर में जितनी भी चीजें बनती है उन सभी चीजों को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे शरीर में प्रोटीन जिम्मेदार है। पर प्रोटीन बनाना किसको आता है? सर राइबोसोम जो है ना, ये राइबोसोम नामक एक अंग है आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। बिल्कुल, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। पर प्रोटीन मेरे शरीर में डायरेक्ट नहीं बनता। कई सारे केमिकल होते हैं जिनको अमीनो एसिड्स कहते हैं, है ना। 20 अमीनो एसिड्स को मिला देंगे तब जाके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन डायरेक्ट कभी नहीं बनता। सब्जी कभी डायरेक्ट बनती है जी? नहीं। तेल, नमक, मिर्ची, आलू, प्याज, पता नहीं क्या क्या डालते हो, तब जाके उन सब चीजों को मिक्स करते हो, तब जाके एक सब्जी बनती है जिसको आप बड़े चाव से खाते हो। वैसे जो प्रोटीन है डायरेक्ट नहीं बनता। 10 प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनको अमीनो एसिड कहते हैं। 20 उन 20 केमिकल को जब एक साथ मिलाया जाता है तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? इस प्रोटीन का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब यहां जरा ध्यान दो, प्रोटीन समझ में आया। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर ये डॉट डॉट चिपका हुआ है, इसे कहते हैं राइबोसोम। ठीक है।
जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या? सेल को स्ट्रक्चर देना। ठीक है, कितने टाइप के? दो टाइप के। रफ का काम क्या? जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, जिसका काम प्रोटीन बनाने का होता है। प्रोटीन क्या करता है मैंने आपको समझा दिया। और स्मूथ क्या करता है? स्मूथ समझाता हूं। स्मूथ क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर फैट को बनाने का काम करता है। इधर ऐसे लिख दूं, एक हो गया रफ और एक हो गया स्मूथ। स्मूथ क्या करेगा? आपकी बॉडी के अंदर फैट बनाएगा। क्या करेगा जी? फैट बनाएगा। फैट आप बोलोगे सर अब फैट क्या होता है, फैट भी हल्का फुल्का बता दो। देखो, इस संसार की, इस दुनिया की जितनी भी चिकनी चीजें, चिकनी जो हम खाते हैं, है ना, आप मत बोलते सर वो सरप के अंदर लगता है वो चिकना है ना। जो चीजें हम खा सकते हैं वो चीजों की बात कर रहा हूं। जितनी भी चीजें खाने योग्य है और वो चिकनी है, वो सब चीजें क्या है? फैट है। इस संसार की सारी खाने योग्य चिकनी चीजें, उनमें क्या पाया जाता है? फैट। उन्हीं को हम फैट कहते हैं, चिकनी चीजों को ही हम फैट कहते हैं। तेल को ऐसे लो, चिकनाहट। बटर को लो, चिकनाहट। घी को लो, चिकनाहट। दूध के ऊपर जमी मलाई को लो, चिकनाहट। खा सकते हो, बिल्कुल। तो ये क्या है? फैट। क्या है जी? फैट। इन्हें हम कहते हैं फैट। क्या कहते हैं? फैट। और ये जो देख रहे हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम फैट बनाने का होता है। अब सर फैट तो हमने सुना था बड़ा खराब होता है। नहीं, देखो, जो मेल होता है, मेल, ये जो मेल होता है, मेल की बॉडी के अंदर एक मिनट क्लास, जरा यहां देखो। ये जो मेल है, मेल की बॉडी के अंदर जो फैट की मात्रा होती है, जो मेल होता है, मेल की बॉडी के अंदर जो फैट की मात्रा होती है वो 15% होती है। और जो फीमेल होती है, इसकी बॉडी में फैट की मात्रा जो होती है वो 20% होती है। समझ में आ रहा है? अब फैट का काम क्या है? फैट का काम है आपके शरीर को टाइट करके रखना, आपके शरीर को चोट से बचाना। आपके शरीर को चोट से बचाना, आपके शरीर को ठंड से बचाना। जिन लोगों के देखना, जिन लोगों की बॉडी में फैट ज्यादा होता है ना, उनको ठंड वंड कम लगती है, उनको चोट भी नहीं लगती। एकदम से आप मारोगे तो फैट क्या करता है? बचा लेता है। जिनकी बॉडी के अंदर फैट होता है, तो फैट का काम क्या है आपकी बॉडी में? आप फैट का काम है आपकी बॉडी को चोट से बचाना। फैट का काम है आपकी बॉडी को ठंड से बचाना। फैट का काम है आपकी बॉडी को टाइट करके रखना। ये सारा काम कौन करता है आपकी बॉडी के अंदर? फैट करता है। तो फैट तो आपकी बॉडी में अच्छा हुआ ना, बिल्कुल अच्छा हुआ। पर अगर मेंस के अंदर 15% और फीमेल के अंदर 20% है तो ठीक है, फीमेल के अंदर मेंस की तुलना में फैट की मात्रा 5% ज्यादा है, इसीलिए फीमेल परेशान है। हम 2 रोटी खाते हैं जी और इतने मोटे कैसे हो गए? मजबूरी क्या है कि जो फैट है ना 5% फीमेल की बॉडी में ज्यादा है, इस वजह से फीमेल 2 रोटी खा के भी क्या है? मोटी। और मैन जो है वो 10 रोटी खा के भी कैसा हो जाता है? दुबला। क्योंकि फैट की मात्रा, क्योंकि जो फैट है जी, फैट की मात्रा प्राकृतिक रूप से क्या है? फीमेल के अंदर ज्यादा है। समझ आ रहा है कि फैट क्या करता है? आपको चोट से बचाने का काम, आपको ठंड से बचाने का काम आपकी बॉडी के अंदर कौन करेगा? ये सब काम कौन किसका है? फैट का है। ठीक है, तो फैट बनाने का काम कौन करता है? फैट बनाने का काम जो है आपकी बॉडी के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अब देखो, अगला जो अंग होता है आपकी बॉडी में, अगला जो अंग है वो है न्यूक्लियस। सेल के बाद अगला अंग कौन सा है? न्यूक्लियस। ये देखो, ये रहा न्यूक्लियस।
ये सेंटर में दिख रहा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करेगा। बोले माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना, एटीपी बना, गोल्गी ऑपरेटस एनर्जी को भेजो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट बना, जल्दी फैट बना, राइबोसोम को बोलेगा तो प्रोटीन बना। यानी पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये जो दिख रहा है बाबू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसको सेल का हेड कहते हैं। हाँ, राजा है भैया सेल का, पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? वो करेगा अपना न्यूक्लियस। कौन करेगा जी? न्यूक्लियस करेगा। एक अंग और पाया जाता है सेल के अंदर, इसे कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। ये लिखा वैक्यूल्स। वैक्यूल का काम होता है आपके सेल के अंदर पानी को स्टोर करना। आपने कभी सोचा है आपके पूरे मानव शरीर में के अंदर 65% पानी है? कितना पानी है? 65%। वो 65% पानी रहता कहाँ है? क्या ये सोचा किसी ने? क्या ऐसा हुआ किसी को चोट लग गई, पानी 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 गिर गया? नहीं। मानव शरीर के अंदर 35 से 40 लीटर पानी है। हाँ, तो वो 35 से 40 लीटर पानी कहाँ रहता है? इस वैक्यूल्स नामक अंगों के अंदर स्टोर होता है। जब आपको 1% पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगती है, 2% पानी की कमी होती है तो और प्यास लगती है, 3%। जिस दिन 10% कमी होगी ना शरीर के अंदर पानी की, उस दिन शरीर आराम से मर जाएगा, चुपचाप से शरीर क्या हो जाएगा आपका? मर जाएगा, जिस दिन 10% पानी की कमी होगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत? वैक्यूल समझ में आया? वैक्यूल्स क्या होता है बाबू मेरे? वैक्यूल समझ में आया कि वैक्यूल्स क्या करता है हमारे सेल के अंदर? ठीक है, आगे चलूं। अगला अंग होता है हमारे सेल के अंदर सेंट्रोसोम। बना दूं? ये देखो, अगला अंग क्या होता है जी? सेंट्रोसोम। अगले अंग का नाम क्या है? सेंट्रोसोम। बिल्कुल, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना, उनको थोड़ा सा नाम याद करने में प्रॉब्लम होगी। नाम याद करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। अगला अंग क्या है जी? सेंट्रोसोम। कौन सा अंग है जी अगला? सेंट्रोसोम। अगला अंग जो है हमारे सेल के अंदर वो है सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करने का। ये देखो, ये सब तो इन लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसको मिटा देता हूं। वो हो, ये मिट क्यों नहीं रहा है? अब देखो, ये मानव शरीर है, इसके आप जरा सी भी चोट लग गई, जरा सी भी चोट लगी, कुछ भी यहाँ पे चोट लग गई, कुछ भी हो गया, चोट लग गई, है ना? ऐसा होता है। अगर जैसे मेरा मानव शरीर है, यहाँ पे मुझे हल्की सी भी चोट लग गई, तो आप देखोगे कि यहाँ के जो सेल होंगे मरेंगे, तभी तो चोट लगी। अरे अगर यहाँ पे सेल मरेंगे ही नहीं तो चोट लगेगी? नहीं लगेगी सर। तो जैसे ही मुझे चोट लगी तो आप देखोगे कुछ दिनों के अंदर वापस से नए नए सेल्स इस जगह के ऊपर बन जाते हैं। क्या आप लोगों ने इस चीज को देखा है? क्या आप लोगों ने इस चीज को देखा है? यस और नो? कि जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर मुझे चोट लगी, तो इस जगह की, जैसे मान लो यहां चोट लगी, तो नए नए सेल्स क्या होंगे? इस पूरी जगह के ऊपर जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे? मरेंगे। स्वाभाविक सी है, तभी तो चोट लगी। आप देखोगे कुछ दिनों के अंदर वापस से तो आप देखोगे कि जैसे आपको चोट लगेगी तो क्या होगा? धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर उस जगह के जो सेल्स होंगे वो वापस से नए नए सेल्स आने लग जाते हैं और आपकी चोट ठीक हो जाती है। जैसे मान लो यहां मुझे चोट लगी, फट गया, तो धीरे धीरे देखोगे जो सेल्स मरेंगे वो नए नए सेल्स वापस से बनते जाएंगे और मेरी पूरी उस जगह की जो चोट है वो ठीक हो जाएगी। क्या इस चीज के ऊपर आप लोगों ने गौर किया है? सर बिल्कुल किया है सर। सर बिल्कुल किया है, और स्पोर्ट्स के अंदर तो चोट लगती रहती है। किया है ना आप लोगों ने? तो सेल को, मरे हुए सेल्स की जगह नए सेल्स बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है जी? ये सेंट्रोसोम करता है। सेल के अंदर आएंगे ना सेंट्रोसोम, इसको आता है कि अगर आपके सेल्स मर गए हैं तो मरे हुए सेल्स की जगह वापस से नए सेल्स को बना के आपकी चोट को ठीक कैसे करना है, ये काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। पर ये सेंट्रोसोम एक बहुत जानलेवा बीमारी का कारण बनता है। मान लो यहां चोट लगी
और मेरे 50 सेल्स मर गए। सेंट्रोसोम बोला नहीं, 500 बना दूंगा। मरे 50 सेल्स, सेंट्रोसोम ने बना 500 दिए। तो जितने भी आप सोचो, एक रूम की कैपेसिटी 100 लोगों की है और वहां पे 1000 लोग ठूसोगे तो लोग ऐसे टकरा टकरा के आपस में टकराएंगे ना, तो वैसी सेल्स के साथ होता है, बॉडी के साथ होता है। यहाँ आपकी कैपेसिटी कितने की थी? 100 की, बना कितने थी? 1000। अब जितने भी सेल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? टकराएंगे। टकरा टकरा के घाव बनाएंगे। घाव से बनेगा ट्यूमर और ट्यूमर से बनेगा कैंसर। तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? कैंसर नामक बीमारी हो जाएगी। कि कौन कारण है जी? ये सेंट्रोसोम जो दिख रहा है, ये बकलोल कारण है। कभी किसी किसी को माउथ कैंसर होता है, ठीक है, जो गुटखा तंबाकू होता है वो यहां के सेल्स को डैमेज करता है, तो यहां का सेंट्रोसोम पगलाता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम की मदद वजह से ये सब चीजें होती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये डिपेंड करता है कि अगर क्या होगा, कभी कभी सेंट्रोसोम ज्यादा बन गया, ज्यादा सेल्स बन गए, तो सेंट्रोसोम क्या करेगा? ज्यादा सेल्स बना के क्या कर देगा? आपको कैंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो कारण क्या होता है? कभी कभी इस तरीके से चीजें करना है। डॉक्टर क्या करता है? जो सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा ये काम कर रहा है, कीमियोथेरेपी नामक ट्रीटमेंट से क्या करता है? उस जगह के सेंट्रोसोम को ही क्या कर देता है? मार के खत्म कर देता है। वो पूरी कोशिका को ही मार के खत्म कर देता है। उसे स्टीम सेल्स कहते हैं, ठीक है। अभी वो टॉपिक में सेंट्रोसोम समझो बस। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? कोई दिक्कत? अगला अंग आता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करता है सर? अगला अंग जो है वो सेल का, वो है लाइसोसोम। अगला अंग कौन सा है? लाइसोसोम। अब देखो, अगला अंग है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का काम क्या होता है? आपको चोट लगी तो सेल्स मर गए, मरे हुए सेल्स को हटाना पड़ेगा, तभी तो सेंट्रोसोम नए सेल्स को बनाएगा। अगर मरे हुए सेल्स को वहां से हटाया ही नहीं गया, जगह को खाली नहीं किया गया, तो नए सेल्स आखिर आएंगे कैसे? अरे यस और नो यार। तो लाइसोसोम क्या करता है? डेड सेल्स को खाने का काम करता है। जो डेड सेल्स है, जो मरे हुए सेल्स है ना, उन मरे हुए सेल्स को हटाने का, उन मरे हुए सेल्स को खाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। जैसी चोट लगी तो इस जगह के सेल्स मर गए, तो मरे हुए सेल्स को सबसे पहले क्या करेंगे? हटाएगा कौन? लाइसोसोम। और फिर सेंट्रोसोम क्या करेगा? नए सेल्स को बना के चोट को ठीक करेगा। कोई दिक्कत? बताओ जी, कोई दिक्कत जी यहां तक किसी को कि लाइसोसोम क्या काम करेगा? समझ में आ रहा है कि लाइसोसोम का काम क्या है? मरे हुए सेल्स को खाने का काम कौन करता है, या डेड सेल्स को किल करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है जी? लाइसोसोम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इतनी भयानक चोट लगती है कि लाइसोसोम ही मर गया, ले, तो सेल्स क्या होंगे उस जगह के ऊपर? तो सेल्स मर गए, सेल्स तो मर गए, साथ में लाइसोसोम भी मर गया। अब दिक्कत यह हो गई कि सेल्स जिनको खाने वाला एक प्राणी था अंदर, लाइसोसोम, वो खुद ही चल दिया, तो मरे हुए सेल को हटाएगा कौन? तो धीरे धीरे आपका जो घाव है वो काला, नीला, हरा, इसे कलर बदलता है। होता है जी? या सोनो यार, होता है। तो लाइसोसोम क्या हो गया? लाइसोसोम जो था वो खुद ही क्या हो जाता है? उस कंडीशन में मर जाता है। इस वजह से ये काम आपको हरा, नीला, काला आपको पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे आप जब उस जगह के ऊपर सिकाई करते हो ना, हल्की हल्की सिकाई करते हो, तो आसपास के, मेरी बात सुनो, इधर देखो जरा, यहां पे चोट लगी तो इस जगह के लाइसोसोम क्या हो गया? मर गया। पर यहां के लाइसोसोम तो जिंदा है ना जी। जैसे ही आप सिकाई करते हो तो आसपास के लाइसोसोम क्या हो जाएंगे? एक्टिव। और धीरे धीरे लाइसोसोम जो है, आसपास के लाइसोसोम क्या करेंगे? ये मरे हुए सेल्स को खाने का काम करेंगे। और फिर आपकी बॉडी क्या करेगी? आसपास के जो सेल्स है, ये वाले सेल्स ही सेंट्रोसोम से नए सेल्स बना के इस पूरी जगह की चोट को ठीक कर देंगे। कोई दिक्कत? तो इसीलिए कई बार ऐसी चोटों को ठीक होने में टाइम लग जाता है। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, हमारे सेल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है। ऐसे सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इसे फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड ना बोल के लिक्विड भी बोल दो तो चल जाएगा। इस लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं जी? साइटोप्लाज्मा। ये देखो लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मा।
साइटोप्लाज्मा नामक लिक्विड किसके अंदर होता है? ये सेल के अंदर भरा हुआ होता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा नामक लिक्विड भरा हुआ होता है। करता क्या है? आप काम करते हो, आपका शरीर हिलता है। अगर शरीर हिल डुल करेगा तो आपस में जितने भी अंग है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, सारे अंग आपस में टकरा जाएंगे, वो टकरा के मर जाएंगे। अगर सेल के अंग टकरा के मर गए तो भैया शरीर भी मर जाएगा। तो सबसे पहले अंदर के अंगों को बचाना जरूरी है, अंदर के अंगों को बचाना जरूरी। इसीलिए इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया गाढ़ा गाढ़ा, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मा, जो अंदर के अंगों को टकराने नहीं देता, फ्रिक्शन नहीं होने देता, अंदर के अंगों के साथ टकराने नहीं देता, इनको मरने नहीं देता, अंदर के अंगों को टकराने से बचाता है। कौन बचाता है? साइटोप्लाज्मा बचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। न्यूक्लियस पूरे की पूरे सेल को कंट्रोल करके कौन रखता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को बचाना भी जरूरी है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियोप्लाज्मा। कोई दिक्कत? लिख देता हूं। न्यूक्लियो प्लाज्मा या प्लाज्मा एक ही बात है, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस को बचाने का काम कौन होता है? अंदर एक लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियो प्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियस को अंदर से बचा के रखता है, टकराने से रोकता है, ठीक है जी। तो सेल सबको समझ में आया? तो यहाँ जो हमारा कंप्लीट जो सेल था, मैंने सेल को आप लोगों को पूरे जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया। वैसे तो सेल को अगर मैं बताने जाता तो बहुत सारी चीजें सेल के अंदर थी, टाइप ऑफ सेल जमाने भर की, पर वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। बीपीएड के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना ही मैंने आपको सेल को समझाया है, उतना ही मैं आपको जितना पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा। जरा सा इधर उधर लेके नहीं जाऊंगा, ताकि आपका भी इंटरेस्ट क्या हो, बना रहे, ठीक है। और वीडियो आप लोगों की ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ज़्यादा हेवी वीडियो ना हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये जो लेक्चर है सेल के ऊपर ये पसंद आया होगा। तो जब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल के ऊपर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।